भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हो जाए तो वो भी करेंगे हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप देखोगे कि मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही ना? इको हो रहा है क्या? हेलो? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ एसी के लिए ही इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि डीसी जो होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, उसका आप स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हो, लेकिन एसी का हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट, इट इज अ डिवाइस which is used, it is a device which is used to step up or step down the alternating current दूसरा कि ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल हम लोग कर चुके हैं, है ना? तो इट इज बेस्ड on the principle of mutual इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। तो देखो, इसका समझेंगे अभी। तो अब ट्रांसफॉर्मर के भी टाइप होते हैं, है ना? तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस, यानी पहला है इसमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें आप देखोगे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इसकी जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी इज 100%, यानी एफिशिएंसी मतलब ईटा परसेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है दरअसल पी आउटपुट बाई पी इनपुट इनटू 100। तो पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट होता है, तो कोई लॉस ही नहीं, तो 100% इसकी क्या होती है? 100% इसकी एफिशिएंसी होता है, यानी पी आउटपुट, यानी पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट होता है। ये हो गया आइडियल ट्रांसफॉर्मर, लिख लीजिए आप लोग इसको।
हाँ, पी यहाँ पावर है, इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। ये भी और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको आगे, अभी तो ये थ्योरी है, लिख लो। हो गया सो। ठीक है, दूसरा इसमें नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 100% होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये हो गया एक। तो दूसरा होता है इसका टाइप की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। यानी एक होता है, जैसे पहला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आप देखोगे कि जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है n, और ये लेस देन होते हैं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है। अभी आपको क्लियर होगा आगे, अभी लिख लो बस। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो इसमें आप देखोगे कि एनपी जो है वो एनएस से ज़्यादा है, यानी प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न हैं वो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा है। यानी एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ turns in secondary coil। लिख लिया।
लिखे आप लोगों ने? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। देखो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें दरअसल ये लेमिनेटेड प्लेट्स होती हैं। लेमिनेटेड प्लेट्स क्यों होती है, उसका रीजन के बारे में बात करेंगे। ये इस तरह से, तो ये लेमिनेटेड प्लेट्स हैं, और ये होती है प्राइमरी कोइल। ठीक है, और ये इधर है एसी सोर्स। तो ये प्राइमरी कोइल है, इसके नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो NP होते हैं। और ये जो है ये सेकेंडरी कोइल है, और एक तरह से इधर हमने ये समझने के लिए यहाँ बल्ब लगा रखा है। तो ये सेकेंडरी कोइल है, इसके नंबर ऑफ टर्न जो है वो NS है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब प्राइमरी कोइल में फ्लक्स चेंज होगा तो इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो सेकेंडरी कोइल है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी चेंज करेगी वो, है ना। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, इसमें लाइंस इस तरह से, तो इसमें फ्लक्स चेंज करेंगे, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल वो क्या है, देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स associated total magnetic flux associated to the primary coil per unit turn, ठीक है, इक्वल टू total magnetic flux associated to the secondary coil पर यूनिट टर्न। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 5P/NP इक्वल टू होता है 5S/NS। ये लिख लो पहले।
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया ना? हाँ सर. Yes, sir. हो गया सर. अब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. जाएगा डी फाइव एस बाई डी टी डिवाइडेड बाई एन एस इक्वल टू डी फाइव पी बाई डी टी डिवाइडेड बाई एन पी. तो ये क्या हो गया दरअसल? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया ना सेकेंडरी कॉइल में. तो इसको लिखेंगे ई एस बाई एन एस इक्वल टू ई पी बाई एन पी. और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई पी बाई ई एस इक्वल टू एन पी बाई एन एस. और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. जो स्टेप अप स्टेप डाउन है वो इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग. तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन इसको कहा गया है. ओके. तो यहाँ देखो, अगर एन पी, जैसे यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि इफ एन पी ग्रेटर देन अगर एन एस हुआ, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन. स्टेप डाउन है तो इसी से आप देखोगे इक्वेशन में क्या हो रहा है? एन पी ग्रेटर देन है. इसका मतलब ई पी जो है ई एस से ज्यादा, यानी सेकेंडरी का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलेगा आपको? कम पे हो गया. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. इफ एन पी लेस देन अगर एन एस है, तो आप देखोगे कि ई पी लेस देन ई एस है. इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ओके. नेक्स्ट हमारे पास में आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए बात करते हैं. तुमने कहा कि कोई लॉस नहीं होता है. कोई लॉस का मतलब ये हुआ ईपी आईपी. आईपी क्या है? जो प्राइमरी कोइल उसमें करंट है. तो ईपी इंटू आईपी ये हो गए पावर इनपुट, ये हो गया इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. ठीक है. तो ये इक्वल होता है, यानी कोई लॉस नहीं है. नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो यहाँ इनपुट पावर क्या है? ये है, यानी P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट. ठीक है. लिख लीजिए.
लिख लिया? हाँ सर। ये तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आप देखोगे कि जो एनर्जी लॉस पर सेकंड है, क्योंकि हम पावर की बात करेंगे, तो यहाँ जो लॉस होगा, टोटल लॉस जिसको हम कहेंगे, वो होगा दरअसल ई पी आई पी माइनस ई एस आई एस। और ये जो लॉस है गया कहाँ? एक होगा कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस क्या है ये? क्योंकि जो कॉइल की वाइंडिंग हो रही है उसका अपना रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो उसका उसमें प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस भी होगा, तो उसमें करंट आईपी है, तो आईपी का होल स्क्वायर इंटू आरपी ना, आरपी क्या प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस है, प्लस आई एस का होल स्क्वायर इंटू आर एस। ये हो गया कॉपर लॉस। क्योंकि जो वायर की वाइंडिंग है दरअसल वो कॉपर का बना रहता है, इसलिए इसको कॉपर लॉस बोल दिया गया है, और वो लॉस ये होगा। तो आयरन लॉस क्या है? तो आयरन लॉस हो जाएगा यहाँ, आयरन लॉस है ई पी आई पी माइनस ई एस आई एस माइनस, यानी टोटल लॉस में से कॉपर लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आयरन लॉस है। तो ये कौन सा लॉस है फिर? ये लॉस है दरअसल एडी करंट की वजह से, इसलिए वहाँ लेमिनेटेड प्लेट्स लगाते हैं ताकि क्या होगा, लॉस कम से कम हो। अभी उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो इट इज ड्यू टू एडी करंट्स। ओके, फिर अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले एडी करंट्स पढ़ा देता हूँ मैं आपको, लिख लीजिए। लिख लिया? नहीं सर, इसमें हाँ सर लिख लिया। ठीक है। अब एडी करंट क्या है? दरअसल ये अनवांटेड इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, तो इसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड प्लेट्स, यानी प्लेट्स को कनेक्ट करके जो कि लेमिनेटेड है उससे उस डिजाइन को तैयार किया जाता है। अगर पूरा बल्क मटेरियल ले लिया तो एडी करंट्स इतने ज़्यादा जनरेट होते हैं कि वो हीटअप होकर मेल्ट भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि जो एडी करंट्स इनका कोई फिक्स पाथ भी नहीं होता है, यानी रैंडम पाथ के थ्रू क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, कोई भी पाथ चूज कर लेते हैं।
है ना, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो हीटअप हो जाता है। तो पहला पॉइंट होगा इसमें कि when magnetic flux associated to the bulk material changes these electric currents generated at local level। तो जब भी बल्क मटेरियल की बात करेंगे तभी जनरेट होते हैं। लिख लिया? हाँ सर। दूसरा पॉइंट है they don't have fixed path। They don't have fixed path due to which they don't have fixed path due to which they generate heat। ओके, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये मान लो एक फ्रेम है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है। तो आप देखोगे कि अगर ये मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो बी तो अंदर की तरफ है जो कि यूनिफॉर्म है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, यानी इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, जो कि फिक्स बात है, ये एडी करंट नहीं है क्योंकि ये वायर फ्रेम है। इसमें करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन ये एडी करंट नहीं है। लेकिन इसमें आप देखो कि इसकी जगह अगर मान लो मैं मेटालिक प्लेट लेता हूँ, तो ये v स्पीड से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमने लगा रखा है। तो ये एक तरह से हमने क्या ले लिया, बल्क मटेरियल ले लिया है। तो जब ये जैसे मूव करने लगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या है हमारे पास में मेटालिक प्लेट है, तो यहाँ क्या होगा, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है और सडनली कई सारे करंट्स जनरेट होंगे, कई सारे लूप बनेंगे। तो इससे जब रेजिस्टेंस इसमें होगा प्लेट में, तो जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये हीटअप होने लगेगा, यानी एनर्जी का लॉस भी होगा इसमें। तो इसमें एनर्जी का लॉस तेजी से होता है। आगे बात सुन में, ठीक है। यहाँ जो करंट्स मिल रहे हैं अपने को, ये सब क्या होंगे, ये एडी करंट्स हैं।
क्लियर है, लिख लो ये। It generates use amount of heat, ये लिखो। बाकी का आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 7.25, देखिए आप पार्ट 1 में 7.25 आपको भेज भी देता हूँ, वो आप इस पे देखो, अभी ग्रुप पे देखो, अभी ग्रुप पे सेंड किया मैंने। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना, ये क्वेश्चन करते हैं। सेवन 7.25 है ना। क्वेश्चन है 7.25। ओके, ये क्या कह रहा है देखो, ये इसका है दरअसल ट्रांसफार्मर का। स्मॉल टाउन विद द डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी हमारे पास में दो ट्रांसफार्मर है, एक वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यानी प्लांट के पास में, तो टरबाइन से इसको घुमा के एसी जनरेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना। और ये टाउन के यहाँ पास में, जो हम लोग में एक बल्ब के एक सिंबॉलिक मतलब बल्ब कनेक्ट किया हमने इस तरह से, ऐसा नहीं कि एक ही, और ये कंज्यूम हो रही 800 किलोवाट, ये हमारे पास में है। और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दरअसल दिया है इसने कितना, 15 किलोमीटर। तो ये ट्रांसफार्मर 1 है, ये ट्रांसफार्मर 2 है, और यहाँ जनरेट हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ईपी ले रहा हूँ मैं, और यहाँ जो ईएस है, और यहाँ जो मैं ले रहा हूँ इसको ईपी डैश ले रहा हूँ, और इसको ईएस डैश ले रहा हूँ। ओके,
अब ये कह रहा है कि, और यहाँ यानी इसका मतलब ये दे रहा है ये कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट दिया है। ईपी भी इसने दिया है, ईपी कितना दिया हुआ है, 4000 वोल्ट दिया है। ईपी डैश कितना दिया है इसने, तो ईपी डैश अपने को दिया है इसने, कितना दिया है, 440 वोल्ट। ठीक, हमें इसको कैरेक्टराइज भी करना है जहाँ प्लांट साइड में, यानी ये टाउन है यहाँ और यहाँ ये प्लांट है। ओके, अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट क्या होगा, वो तो आईपी होगा ना। और यहाँ कुछ, क्योंकि इसने बोल भी दिया वैसे तो, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज, यानी कोई लॉस नहीं हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ई पी आई पी इक्वल टू ई एस आई एस है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 800 किलोवाट हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई लॉस है नहीं, इसमें जो करंट फ्लो कर रहेगा वो आई एस ही, तो ई एस आई एस इक्वल टू कितना हमारे पास में, 800 किलोवाट। अब यहाँ देखो आप, आई ई पी मुझे पता है, तो आई पी कितना मिल गया मुझे यहाँ से, तो 800 इंटू 10 टू यानी आ गया हमारे पास में 200 एम्पियर। क्या आ गया, 200 एम्पियर। अब ये क्या कह रहा है यहाँ, ये कह रहा है कि ये जो पावर लाइन है, पावर लाइन किस किस के बीच में, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यानी आप देख रहे हो कि ये पावर लाइन है, तो एक जा भी रहा वायर और फिर वही वायर लौट के वापस भी आ रहा है। इसका मतलब टोटल लेंथ इस वायर की कितनी हुई, तो टोटल लेंथ हो गई, क्योंकि 15 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में, तो 30 किलोमीटर लेंथ हो गई इस वायर की। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया 30 इंटू, क्योंकि 0.5 ओम पर किलोमीटर है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया है, तो आ गया 15 ओम। यानी जो लाइन से जो जिस लाइन से आपने देखा होगा बड़े बड़े खंबे ना पिलर्स लगे रहते हैं, वहां से लाइट जारी होती है, तो उनका टोटल जो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम है। ओके, अब क्या कह रहा है, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब आप देखो इसमें जो करंट है, पावर जो लाइन जाए, पावर लाइन, ये लाइन ये जो रेड से मैंने बनाया पावर लाइन है, इसमें जो करंट है वो कितना है, आईपी, आईपी की वैल्यू कितना आ गया यहाँ, 200 एम्पियर है। यानी जो पावर लाइन है, तो लॉस, यानी पहला पार्ट ऐसे लिख लेते ना, पहला ही क्या है, ए, कितना लिखोगे इसको, ये हो जाएगा आई पी का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आई पी कितना हमारे पास में, तो 200 का होल स्क्वायर इंटू 15, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 600 किलोवाट। ठीक, और यहाँ भी कोई लॉस नहीं है, यानी इसका मतलब यहाँ भी लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ई पी डैश आई पी डैश इक्वल टू, और यहाँ ये जो हमारे पास में है ई एस डैश आई एस डैश, ये दरअसल आई एस डैश ही तो है। क्लियर, अब क्या हो रहा है यहाँ 600 किलोवाट है, तो 600 किलोवाट तो यहाँ रास्ते में रह गया, यूज कितना हो रहा है 800 किलोवाट। तो आगे कह रहा है, ये लॉस तो आ गया पहले वाले का, हाउ मच पावर मस्ट द पावर सप्लाई, मस्ट द प्लांट सप्लाई, तो 600 यहाँ यूज हो रहा है, 800 वहां जाके यूज हो रहा है, मतलब 600 का तो लॉस ही हो गया है ना। इसका मतलब बी पार्ट में क्या हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा टोटल कितना जनरेट कर रहा, 600 प्लस 800, यानी 1400 किलोवाट। इतना वो पावर जनरेट कर रहा है कौन, जो प्लांट जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ये बात समझ में आई, हाँ सर। लिख लो इसको।
अब यहाँ देखो, जो डाउन साइड में जो ट्रांसफॉर्मर है, दरअसल कौन सा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन। तो यहाँ कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। यहाँ देखो, अभी आप देखोगे ES डैश की वैल्यू अपने को निकालना है, क्योंकि EP डैश अपने को मालूम है 440 है, हमें ES डैश की वैल्यू निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं, क्योंकि अपने को EP डैश नहीं मालूम है ना। IP डैश तो पता है, लेकिन EP डैश नहीं मालूम है। IS डैश भी पता है ना, EP डैश भी पता है, IP डैश नहीं मालूम है। हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें ES डैश चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, लेकिन लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये 15 ओम रेजिस्टेंस तो है इसका, लाइन का। तो अब मैं जो यहाँ फिगर ले रहा हूँ उसमें KVL में अप्लाई करूंगा। तो मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ यहाँ, ये वाला पार्ट। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ES डैश है, यानी कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है। एक तो रेजिस्टेंस में कैपिटल R में, और एक इसके अक्रॉस ये ड्रॉप हो रहा है ना। तो ये EP है, और इसमें जो करंट है वो हमारे पास में दे रखा IP है। यानी इसका मतलब हुआ कि ES डैश कहाँ कहाँ हो रहा है, IP इंटू R प्लस EP ना। तो IP कितना 200 इंटू 15 प्लस EP कितना 4000, तो मिला के कितना हो गया 7000 वोल्ट। इसका मतलब है, इसको कैरेक्टराइज कर दिया हमने, यानी इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, क्योंकि ES डैश मिल गया, EP डैश 440 है, यानी C पार्ट इसका 440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट, यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ये। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है ना, तो ये हमने लिख लिया इसको। तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट। आप उसको भूलो, आप तो ऐसे समझो कि भाई वहां से उसने कितना जनरेट कर रहा है, वो कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है। तो एक तो जो लाइन है उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, साथ में एक जो डाउन साइड जो ट्रांसफॉर्मर है वहां ड्रॉप होगा। यानी इन दोनों का जो समूह किसके इक्वल होना चाहिए, यानी जो प्लांट साइड में जो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो सेकेंडरी कोइल है उसमें जो वोल्टेज बन रहा है, इंड्यूस्ड में बन रहा है, उसके इक्वल होना चाहिए ना। तो मैंने समझने के लिए ऐसे बना दिया है ना।
ताकि समझ में आ जाए। वो मुझे क्या मालूम कि आपको समझ में नहीं आया, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। मुझे लगा केवीएल लगाओगे तो इससे तुरंत समझ में आ जाएगा ये। क्योंकि ईएस डैश तो आईपीआर और ईपी से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वही तो मेन है जो वहाँ से ड्रॉप हो रहा है। तभी तो कुछ लॉस पावर लाइन में हो गया, और बाकी ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में तो हो नहीं रहा है, वो तो सीधा ट्रांसफर कर रहा है कहाँ, जहाँ यूज हो रहा है टाउन में। तो वो 800 किलो वोट है। खैर वो सेकेंडरी पार्ट है, वो पहले करवा चुका हूँ मैं। इसमें इतना ही समझना है कि यहाँ जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आइडियल है, ट्रांसफॉर्मर है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कॉम्प्रिहेंशन में, तो वैसे ही करना था उस क्वेश्चन को भी। लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो हो गया, इसके क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग। मैं शुरू कर देता हूँ मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फोटोन थ्योरी के बारे में। वो सब मैंने क्या कहा डायरेक्शन बोलो, आप कैसे याद रखो कि भाई जो प्लांट साइड जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 7000 जनरेट हुआ मान लो, ओके। स्टेप है ना, उसमें सेकेंडरी कॉइल में वो जो 7000 वोल्ट है वो कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है। एक तो जो पावर लाइन है उसमें, जिसमें रेजिस्टेंस जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। तो जो 15 किलोमीटर की जो पावर लाइन है, मतलब 15 इंटू 2 यानी 30 किलोमीटर की जो पावर लाइन है उसके उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा, प्लस ये जो टाउन साइड जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 7000 वो कहाँ कहाँ जा रहा है, 4000 तो वहां जा रहा है ना। 4000 कहाँ जा रहा है, प्राइमरी कॉइल ऑफ दी, मतलब जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ के जो ट्रांसफॉर्मर है टाउन में उसके यहाँ, और बाकी का कितना 3000 कहाँ जा रहा है, उस पावर लाइन के। ऐसे समझ लो आप, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में फोटोन थ्योरी, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो देखो कुल मिला के कहानी इतनी रहेगी इसमें, हम लोग यहाँ लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे, है ना। तो जो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है ये दो सेपरेट थ्योरीज हैं, इनको मिक्स नहीं करना है, पहले तो दिमाग में बैठा लेना है। क्योंकि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था वेव ऑन स्ट्रिंग, वहाँ मैंने एनर्जी इंटेंसिटी फाइंड करवाया था। इंटेंसिटी आपने देखा होगा कि किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, वो स्क्वायर ऑफ दी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ रहा था, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल आ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो अलग अलग थ्योरीज हैं, दो अलग अलग चैप्टर समझना है, मिक्स नहीं करना है इनको। यानी कि लाइट ही है तो ऐसा कर लेंगे, नहीं, ये नहीं करना है यहाँ, ठीक। तो सबसे पहले इसलिए मैं फोटोन थ्योरी बता रहा हूँ, फोटोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मासलेस पार्टिकल है, तो है ना। तो पहला पॉइंट मासलेस, क्या ऐसे कहेंगे रेस्ट मास इज 0, रेस्ट मास इज 0, ठीक है। तो रेस्ट मास 0 का मतलब क्या, देखो ये आइंस्टाइन ने, ये हम लोग यहाँ जो बात करने जा रहे हैं उसमें जो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे
उसमें जो आइंस्टाइन ने जो ऑब्जर्वेशन किए उसके बाद जो इक्वेशन उसने दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो उसने ये इक्वेशन भी बताई है, m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मूविंग मास है और एम नॉट रेस्ट मास है, यानी जब v इक्वल टू 0 करोगे तो इसका मास क्या हो जाएगा, एम नॉट होगा। जब ये मूव करेगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो उसका मास होगा एम नॉट बाई रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका सिग्निफिकेंस तो तभी आने लगता है जब जो ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड अगर लगभग लाइट की स्पीड के आसपास हो जाए तभी उसका सिग्निफिकेंस है। और ऐसा तो जनरली ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अभी, आ रही बात समझ में। तो ये कहानी है ना। तो एम क्या है, मूविंग मास है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है। तो रेस्ट मास इसका क्या है यहाँ, 0 इस केस में। यानी इसको आप मैटर पार्टिकल नहीं मान सकते हो। मैटर पार्टिकल अलग कॉन्सेप्ट है, ये फोटोन है जिसका कोई रेस्ट मास नहीं है ना। मास नहीं है तो फिर चार्ज भी नहीं है, यानी चार्जलेस पार्टिकल। ओके, तीसरा पॉइंट इसका कि मोमेंटम। पहले एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी ऑफ a photon, energy of a photon in light of wavelength lambda, है ना। तो ये याद रखना है। तो केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, E इक्वल टू होता है एच न्यू, या न्यू को हम लोग सी बाई लेमड़ा भी लिखते हैं, तो एच सी बाई लेमड़ा, है ना। ये तो वेव थ्योरी से हम लोग लेते ही हैं। तो फ्रीक्वेंसी को तो हम लोग न्यू इक्वल टू सी बाई लेमड़ा ही लेना है। या सी क्या है, लाइट की स्पीड है, लेमड़ा मतलब वेवलेंथ है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है वो है मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये भी आइंस्टाइन की देन है। उसने कहा कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा, यानी कोई भी मास अगर है, चाहे वो रेस्ट मास हो या मूविंग मास हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज वो कर सकता है वो एम सी स्क्वायर होता है। यानी मास एनर्जी में इस तरह से उसने रिलेशन बताया। अगर मैं मैटर पार्टिकल लेता हूँ, मान लो 1 kg मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी अपने को वो होगी 1 इंटू 9 इंटू 10⁻16, यानी 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी 1 kg मास रिलीज करेगा। क्या ये उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है, ये लिख लो। तो अगर इसका एनर्जी यानी इस एम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी है, तो फोटोन की अगर हम बात करें तो फोटोन का क्या लिखेंगे यहाँ, एच न्यू। इसका मतलब इसका मूविंग जो मास है ना यहाँ, वो मूविंग मास कितना आ गया, वो आ गया एच न्यू बाई सी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं मूविंग मास ऑफ अ फोटोन। जो फोटोन इतनी एनर्जी रखता है तो उसका मास कितना होगा, मतलब वो तो मूव कर रहा है, रेस्ट पर तो रहता नहीं फोटोन। तो फोटोन का फिर उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास कितना है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मूविंग मास।
लिख लिया भाई? हाँ सर। हेलो। अब यहाँ देखो, हमें चाहिए मोमेंटम। तो m इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, h न्यू बाई सी ना। और यानी ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो हमारे पास आ गया h बाई सी, न्यू को क्या लिखेंगे, c बाई लेमड़ा। यानी इसका मतलब है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा h बाई लेमड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। अब मोमेंटम है, इसका मतलब है कि ये किसी भी मैटर, किसी भी सरफेस पर फोर्स भी एग्जर्ट कर सकता है, अगर लाइट की हम बात करें तो, है ना। फोर्स की यानी क्योंकि मोमेंटम है, तो मोमेंटम इसका चेंज भी हो सकता है। मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स होगा, अगर न्यूटन के कॉन्सेप्ट से चले तो हम लोग। इसका मतलब ये मैटर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन भी हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन भी अप्लाई करेंगे। इवन एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, तो कौन सा फोर्थ पॉइंट था ना, तो फिफ्थ पॉइंट ये तो मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया। फिफ्थ पॉइंट, फोटोन कैन interact with matter, then momentum, energy, angular momentum can be conserved. Okay. Sixth point है, when light incidents on the surface, it can exert pressure.
लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ ये फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ फॉर्मूला रहेगा I इक्वल टू NH न्यू बाई A, यानी ये हो गया पावर बाई एरिया, यानी पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो पहला इसमें कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इफ light source is placed at large distance, if light source is placed at large distance, then intensity of light will be constant. लार्ज डिस्टेंस पर है तो क्या हो रहा होगा, लाइट एनर्जी ऐसे आ रही होगी। इस केस में सब जगह इंटेंसिटी क्या मानेंगे हम लोग, सेम मानेंगे आई। तो मान लो ये अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो, जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, लेकिन जनरली हम लोग सर्कल ही मानते हैं। मान लो इस तरह से लाइट आ रही है, ये एरिया ए है ना। तो यहाँ जो इंटेंसिटी आप लिखोगे तो एन एच न्यू बाई ए, जो कि सब हर पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ सेम हो गई। जहाँ एन क्या है, दरअसल है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यानी इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के प्रोपोर्शनल होगी, है ना। लिख लीजिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट सर। लिख लिया आराम से। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया ना? हाँ सर।
दूसरा पॉइंट है इसमें बी, अगर पॉइंट सोर्स है, मान लो पॉइंट लाइट सोर्स है मान लो, तो इस केस में क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास में, तो किसी आर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इसकी पावर अगर पी है, यहाँ इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से ये आर है, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी की हम बात करेंगे वो इंटेंसिटी होगी दरअसल P बाई ए, यानी P बाई ए क्या होगा, लेकिन इसका एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है तो वो दरअसल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ P एन एच न्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी होगी जब पॉइंट सोर्स होगा तब, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है तब, तो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स अगर है तो जैसे ट्यूबलाइट है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, ये इस तरह से इसकी अपनी लेंथ होगी और जो लाइट है वो किस तरह से ट्रेवल कर रही होगी, यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइट रेज हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, अगर इसकी लेंथ में एल मानता हूँ और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस यानी जो रेडियस है ये आर है, तो इसका हो जाएगा इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगा आर डिस्टेंस पर, अगर इसकी पावर पी है तो ये इंटेंसिटी मिलेगी अपने को पी बाई 2 पाई आर एल, ये एरिया क्रॉस सेक्शन होगा इसका, और ये इक्वल टू एन एच न्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल। ये इंटेंसिटी होगी इसकी, लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बात करते हैं कि ये जब लाइट इंसिडेंट होगी किसी सरफेस पर तो प्रेशर क्या हुआ है, जिसको हम बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में रेडिएशन प्रेशर, या उसके पहले ऐसा करते हैं ना, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, क्या बोलते हैं फोटोन फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में बता दूँ। नेक्स्ट हमारे पास में फोटोन फ्लक्स, ठीक है।
फोटोन फ्लक्स का मतलब यहाँ होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। नंबर अरे ऑफ, हाँ बोलिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो हमारे पास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर यूनिफॉर्म मान लो है तो हमें क्या चाहिए, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, है ना, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, जो क्या फोटोन फ्लक्स इसको कहा गया है। ठीक, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि पहला पॉइंट है कि अगर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, तो मतलब लाइट रेस कहाँ से आ रही है, यानी एनर्जी कहाँ से आ रही है, यानी लाइट एनर्जी इन्फिनिटी से आ रही है एक तरह से, या लार्ज डिस्टेंस से आ रही है, तो ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये आई है। तो हमारे पास आई इक्वल टू क्या है, एन एच न्यू बाई ए। तो हमारे पास दरअसल हमें जो फोटोन फ्लक्स चाहिए उसको मैं क्या लेते हैं, फोटोन फ्लक्स को क्या माने, फाई डैश मान लेता हूँ। तो फाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन बाई ए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, ये आ जाएगा आई बाई एच न्यू। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। दूसरा है कि अगर मान लो लाइट सोर्स से पॉइंट लाइट सोर्स है, मान लो पॉइंट लाइट सोर्स है, तो इस केस में जैसे अभी हमने देखा था इंटेंसिटी क्या थी, है ना, लाइट ऐसे हर डायरेक्शन में ये यहाँ से एमिट करेगा, तो किसी और डिस्टेंस की हम बात करेंगे यहाँ, तो ये पावर पी है और ये आर है ना। तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, एन एच न्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इस केस में भी, एन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है, पाई डैश, और ये इक्वल टू है हमारे पास में आई बाई एच न्यू। बात समझ में आ गई, है ना, लिख लो ये। तो फोटोन फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। लिख लिया? हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट है फोटोन डेंसिटी।
इसे इसको रिमूव कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास में फोटोन डेंसिटी है ना। तो फोटोन डेंसिटी तो ये होता है दरअसल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इसको कैसे देखेंगे, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। देखो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से करते हैं, फिर वेरिएबल वाले पे जाएंगे। तो मान लो कि जैसे कि लाइट एनर्जी आ रही है, यानी इसका मतलब रेज अगर पैरेलल है, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है ना। तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी हमारे पास में आई दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक सिलेंडर ले रहा हूँ, क्योंकि लाइट रेज तो चली जाएगी, तो मैं एक सिलेंडर यहाँ ले रहा हूँ। हाइपोथेटिकल सिलेंडर है। तो मान लो लाइट यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा टी टाइम ले रही, तो सी डेल्टा टी ये इसका लेंथ हो जाएगा, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए है, तो हमें मालूम है कि इंटेंसिटी यहाँ कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, एन एच न्यू बाई एरिया होगा, है ना। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो मैं, तो आई ए बाई एच न्यू। हमें डेल्टा टी टाइम में चाहिए, तो डेल्टा टी टाइम में कितने फोटॉन है, तो इस एन, तो मैं एन डेल्टा टी, तो ये क्या हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए, इसको एनपीएच ले लें, है ना। तो कितना हो जाएगा, आई ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एच, और ये हो जाएगा, इसको सी बाई लेमडा ले लो चाहो तो, सी बाई लेमडा ले लिया मैंने। हमें चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना वो भी निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम है हमारे पास में ए एरिया हो गया, और सी डेल्टा टी लेंथ हो गई। तो इस जो सिलेंड्रिकल रीजन मैंने बनाया उसका पूरा वॉल्यूम आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे चाहिए डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी। मैं रो पीएच ले लेता हूँ, है ना। तो रो पीएच इक्वल टू मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए दरअसल एन पी एच, है ना, यानी नंबर ऑफ, ये क्या हो गया हमारे पास में, ये दरअसल हो गए, ये डैश ले लेता हूँ मैं, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए किसमें, इस पूरे वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम मैंने यहाँ बनाया है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बनाया, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, कितने हो गए, इतने हो गए। उसका वॉल्यूम से मैं डिवाइड करूंगा, है ना। तो वॉल्यूम से मैं डिवाइड करूंगा, तो वॉल्यूम कितना है इसका, ए सी डेल्टा टी है, एन पी एच डैश की वैल्यू क्या है यहाँ, आई ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एच सी बाई लेमडा इनटू 1 बाई ए सी डेल्टा टी। आप देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी ए से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया दरअसल ये आई लेमडा बाई एच सी स्क्वायर। ये लिख लो पहले, ये होगी फोटोन डेंसिटी, ठीक है, जिसको तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोटोन डेंसिटी।
लिख लिया? हाँ सर। तुम्हारे पास फोटोन डेंसिटी क्या आ गई? आई लैम्बडा बाई एच सी स्क्वायर। तो ये आ गई फोटोन डेंसिटी। यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम। वो इस तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, तो इसमें क्या है कि पहले एक चीज समझ लेते हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, होगा इसका ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ जब रेडिएशन प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन की बात नहीं करेंगे, ठीक। यानी जो टोटल एनर्जी है वो क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी होगी। अगर मैं क्यू से डिवाइड कर दूं तो क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू और 1 = ए प्लस आर प्लस टी, जहाँ ए क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, आर क्या है, यहाँ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, और टी क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है हमारे पास में। ओके, ये लिख लो पहले। यस सर। लिख लिया ना सबने? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास में तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंट या नॉर्मल इंसिडेंस,
ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी इसका मतलब है कि R इक्वल टू 1 है, A और T इक्वल टू 0 है। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम लोग ये भी समझेंगे कि जैसे हमने इलास्टिक कोलिजन देखा, तो कोई बॉल अगर है मान लो, तो बॉल से बॉल टकरा के जाती है तो उसकी स्पीड वही रहती है, डायरेक्शन बस चेंज हो जाती है। यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, है ना, मैं यहाँ कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए इनको डिराइव कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये बॉल है और ये बीम आ रही है, मान लो इधर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अपने को दिया हुआ है, तो लाइट बीम इस तरह से आ रही है, इसकी इंटेंसिटी आई है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो ये जाके ऐसे टकराए उतने ही एरिया पे। तो एक फोटोन में यहाँ ले रहा हूँ, तो मैं तो मालूम है कि I इक्वल टू क्या होता है, एन एच न्यू बाई ए ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ गए हमारे पास में, आई ए बाई एच न्यू ना। अब मैं पहले एक फोटोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक फोटोन है जिसका मोमेंटम कितना होगा, एच बाई लेमडा ना। तो ये इधर जा रहा था, टकरा के वापस जब इधर आएगा ये फोटोन, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, एच बाई लेमडा होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन क्या हो जाएगा यहाँ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू माइनस एच बाई लेमडा फाइनल माइनस इनिशियल एच बाई लेमडा, कितना आ गया, माइनस 2h बाई लेमडा आ गया। तो ये फोटोन का मोमेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है। तो यानी फोर्स ऑन फोटॉन्स अगर मैं बात करूं, तो फोर्स ऑन फोटॉन्स क्या मिलेंगे अपने को, यानी एन इंटू 2h बाई लेमडा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, ये फोर्स हो गया ना। तो ये तो फोर्स ऑन फोटॉन्स हुआ। तो आप देख रहे हो कि ये फोर्स जो लग रहा है फोटॉन्स को किधर लगेगा, ये फोर्स जो लगेगा फोटॉन्स को वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो उत्तर लो, इस बॉल को भी तो फोर्स इधर एफ लगेगा, नहीं लगेगा। तो अगर ये फोर्स इसको इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में फोटॉन्स को, तो राइट साइड में बॉल को लगेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, हाँ सर। सर। है ना। तो लिख लो इसको। लिख लिया आप लोगों ने। हाँ सर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, according to Newton's third law, force on wall F इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये n इंटू 2h बाई लेमडा, या F इक्वल टू 2h बाई लेमडा और n को IA बाई h न्यू, यानी 2h बाई लेमडा IA बाई hc बाई लेमडा।
यानी एफ इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2I/c इंटू ए। तो आप देख रहे हो कि फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर जो आता है वो उसी कंपोनेंट से तो आता है। तो नेट फोर्स से सरफेस के परपेंडिकुलर तो एफ बाई ए, तो ये आ गया 2I/c। तो ये क्या हो गया, प्रेशर ऑन वॉल आ गया, प्रेशर ऑन वॉल आ गया। लिख लिया। हाँ सर। सर नेक्स्ट है हमारे पास में परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू 1 होगा और R और T दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये बॉल है और ये बीम आ रही है, लाइट बीम है। तो ये तो सबको पता ही है कि I इक्वल टू एन एच न्यू बाई ए, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आई ए बाई एच न्यू है। यहाँ भी एक फोटोन की बात करेंगे, तो एक फोटोन आ रहा मान लो, तो उसका मोमेंटम एच बाई लेमडा, लेकिन टकराने के बाद वो तो स्टिक कर गया एक तरह से। तो ई याद आ रहा है, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ई इक्वल टू 0, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। तो ये जाके तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल तो 0, ये इनिशियल तो माइनस एच बाई लेमडा, इसका मोमेंटम ले लेंगे तो सीधा लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा दरअसल फोर्स ऑन फोटॉन्स की अगर बात करें, क्योंकि लेफ्ट साइड में लगेगा तो कितना लगेगा, एन इंटू डेल्टा पी ना, तो वो इक्वल टू कितना आ गया, आई ए बाई एच न्यू एच बाई लेमडा, यानी फोर्स ऑन वॉल आ गया। तो देयर फोर्स ऑन वॉल, वो एफ मान लेता हूँ जो कि इसको इधर की तरफ लगेगा, तो ये हो जाएगा आई ए बाई एच सी बाई लेमडा इंटू एच बाई लेमडा, यानी आई ए बाई सी। तो फोर्स यानी प्रेशर कितना आ गया, तो यह क्या, प्रेशर ऑन वॉल हो जाएगा एफ बाई ए, जो कि क्या मिलेगा अपने को, आई बाई सी। इस केस में प्रेशर मिलेगा आई बाई सी, लिख लीजिए।
क्लियर? हाँ सर। तो आज इतना ही करेंगे। ओके, चलिए फिर। ओके, बाय बाय। और आप करते जाओ क्वेश्चन।